गुड इवनिंग बच्चों। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आनुवांशिकता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है माता पिता के ऐसे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिकता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, माता पिता के ऐसे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवांशिकता के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। आनुवांशिकता की खोज मटर के पौधे पर की गई। जो आनुवांशिक लक्षण हैं उनकी खोज पूछा जाए किस पौधे पर की गई, तो मटर के पौधे पर की गई। कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम। पाइसम वंश का नाम है और सेटाइवम जाति का नाम है। तो इतना क्लियर हुआ है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के ऐसे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। आनुवांशिकता की खोज मटर के पौधे पर की गई। मटर का वानस्पतिक नेम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम है। अब आगे चलते हैं कि आनुवांशिकता के नियमों की खोज के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया। तो पहला नंबर, क्योंकि ये पौधा जो होता है वो होता है एक वर्षीय पौधा होता है। छोटा होता है पौधा मटर का, आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटा होता है पौधा। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं, जो क्रॉस कराया जाता है, वो सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसमें परागण की भी क्रिया कराई जाती है, पॉलिनेशन की भी क्रिया कराई जाती है। ठीक है। उसके बाद में उद्यानों में इसे आसानी पूर्वक लगाया जा सकता है। ठीक है, उद्यानों में आसानी पूर्वक लगाया जा सकता है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। 3 नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, तीसरा है स्वतंत्र अपिविभन का नियम या द्विसंकर क्रॉस के भी नाम से जाना जाता है। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन। स्वतंत्र अपिविभन का नियम या द्विसंकर क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असारमेंट। अब हम बात करते हैं पहले नियम प्रभाविता का नियम। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम है या आनुवांशिक लक्षणों का पहला नियम है या आनुवांशिकता का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसमें सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों का चुनाव किया, लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इसको कहा जाता है जनक पीढ़ी, और सदैव ये जो होते हैं वो युग्मक के रूप में लिखे जाते हैं, जोड़े के रूप में। प्रभाविता का नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल में लंबे पौधे और बौने पौधों का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इन दोनों पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया या क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर इन्होंने पाया कि भिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल टी है वो है अप्रभावी लक्षण, अर्थात इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे
प्राप्त होते हैं, यही प्रभाविता का नियम है। अगर आपको थ्योरी में लिखने के लिए आ जाए तो आपको केवल रेखा चित्र याद रखना है, थ्योरी आप लिख सकते हैं। देखिए सुनिए, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों का चुनाव किया, लंबे पौधा और बौना पौधा। लंबे के लिए कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी। इन दोनों पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया या क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण, इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे पाए जाते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। स्पष्ट हो गया ना। अब अगले नियम की ओर चलते हैं हम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया या संकरण कराया। संकरण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, वो भी सभी शुद्ध सभी लंबे पौधे होते हैं। जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं, फिर इनका आपस में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्रॉस कराया, संकरण कराया। संकरण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रकार के पौधे F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो शुद्ध लंबा है और कैपिटल टी स्मॉल टी है वो मिश्रित लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी मिश्रित लंबा है, स्मॉल टी शुद्ध बौना है। अर्थात शुद्ध लंबा, मिश्रित लंबा और शुद्ध बौने का अगर रेशियो पूछा जाता है 1:2:1, यानी कि 1:2:1। अगर लंबे पौधे और बौने पौधों का अनुपात पूछा जाता है तो लंबे पौधे कितने हो गए, 1 2 3 लंबे हो गए और बौना कितना 1 हो गया। तो इसीलिए इनका जब रेशियो पूछा जाता है तो 3:1, यानी कि 3:1। अब इसकी हम भाषा कैसे लिखेंगे आप लोग ये भी सुन लीजिए। रेखा चित्र आप लोगों को याद हो गया होगा, इसको ना याद हुआ हो तो फिर से आप इसे कई बार देखना और अपने दोस्तों मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना है। ठीक है। पृथक्करण का नियम अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम। कई बार प्रश्न यही पूछ देता है एग्जाम में कि युग्मकों की शुद्धता के नियम का रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए पृथक्करण का नियम यानी कि मेंडल के जो दूसरा नियम है उसी को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो भाषा सुनिए, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। इन दोनों पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया। संकरण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं जो सभी लंबे होते हैं। जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे होते हैं, फिर आपस में इनका संकरण कराया। संकरण कराने पर पाया कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिश्रित लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिश्रित लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधा है। रेशियो अगर पूछा जाता है शुद्ध लंबा, मिश्रित लंबा और बौने पौधे का रेशियो तो 1:2:1। अगर लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात पूछा जाता है तो 3:1। क्लियर होगा, स्पष्ट हो गया ना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल के तीसरे नियम की तरफ, जो कि है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जिसे द्विसंकर क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में यही पूछ दिया जाता है कि द्विसंकर क्रॉस के नियम को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, उसे ही द्विसंकर क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने
गोल पीले और झुर्रीदार हरे पुष्पों का चुनाव किया। गोल पीले के लिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार हरे के लिए स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। इन दोनों पुष्पों का आपस में संकरण कराया तो पाया कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 पीढ़ी में। अर्थात F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं सभी गोल पीले पुष्प। जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पुष्प होते हैं उनका आपस में ही फिर अलग अलग संकरण करा दिया। संकरण कराने पर पाया कि कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यही इधर भी आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर जो F2 पीढ़ी में प्राप्त पुष्प होते हैं फिर आपस में ही इन दोनों का संकरण करा दिया। संकरण कराने पर पाया कि आपको ऐसे ही ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, एग्जाम में चाहे आप जब भी सीखना है आपको ऐसे ही ग्राफ तैयार करना है, क्योंकि ऐसे आपको आसानी रहेगी क्रॉस कराने पर। देखिएगा, जब हमको F2 पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए ना, ये एक प्राप्त हुए अलग अलग पुष्प और इधर ये, तो इनका जब हम लोग आपस में तो एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई को हम ऐसे लिख लिया, ये इधर देखो लिख लिया, और इनको इधर उठाकर लिख लिया गया। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में संकरण कराते हैं तो क्या आता है, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये सब आपका निकल के आएगा, क्योंकि जब हम कैपिटल आर और वाई का संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, यहाँ पर जो कैपिटल आर आर और वाई वाई है वो गोल पीले के लिए है, और कैपिटल आर आर और वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी गोल पीले के लिए है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आप अच्छे तरीके से फिर से सीख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल क्रॉस कराना है आपस में दोनों का। ठीक है, जैसे हमने ये लिख लिया, इधर देखो लिख गया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का इन दोनों के बीच में जब संकरण होगा तो कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, फिर इसका इसके साथ में क्रॉस होगा, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हो गया, फिर इसका इसके साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई का होगा स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बात क्लियर हो गई, ऐसे आपको कर लेना है। तो क्या होता है कि गोल पीले और गोल हरे झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे पुष्प प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो गोल पीले पुष्प प्राप्त होते हैं उनका अनुपात होता है 9 प्राप्त होते हैं। जो गोल हरे होते हैं वो 3 प्राप्त होते हैं, और झुर्रीदार पीले प्राप्त होते हैं 3, और झुर्रीदार हरे प्राप्त होते हैं 1। इसीलिए इनका जो रेशियो होता है 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। भाषा कैसे लिखनी है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 प्रकार के पुष्पों का चुनाव किया, गोल पीले और झुर्रीदार हरे। गोल पीले के लिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार हरे के लिए स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। इन दोनों के बीच में संकरण कराया। संकरण कराने पर पाया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में, जो सभी गोल और पीले पुष्प होते हैं। फिर ये जो पुष्प प्राप्त होते हैं इनका अलग अलग आपस में संकरण करा दिया। संकरण कराने पर पाया कि F2 पीढ़ी में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं। जो ये F2 पीढ़ी में प्राप्त पुष्प होते हैं इनका फिर सर ग्रेगर जॉन मेंडल आपस में संकरण कराते हैं। तो F3 पीढ़ी में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं। गोल पीले 9 पुष्प, गोल हरे 3 पुष्प, झुर्रीदार पीले 3 पुष्प, झुर्रीदार हरे 1 पुष्प। अर्थात इनका जो अनुपात होता है 9:3:3:1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद।